अभिशप्त स्वर्ण भंडार जो अभी किसी के हाथ लगे नहीं। अकस्मात विपुल मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त कर लेने के लालच में ना जाने कितने व्यक्ति अब तक भारी प्रयत्न करते रहे हैं और हताश होते रहे हैं। इनमें से सफलता तो कदाचित ही किसी को मिली होगी, पर पश्चाताप अनेकों को करना पड़ा है। संसार की स्वस्थ अर्थ परंपरा यह है कि हर व्यक्ति कठोर शारीरिक और मानसिक श्रम करे और उस न्यायोपार्जित धन से अपनी उचित आवश्यकताएं पूरी करने के अतिरिक्त लोक मंगल के लिए भी अनुदान प्रस्तुत करे। ऐसा समुचित दृष्टिकोण जिनका नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार विपुल मात्रा में धन कमाने की उतावली रहती है। ऐसे ही लोगों से स्वर्ण खोजियों की मनोरंजक गाथाएं भी जुड़ी हैं। ब्राजील की भूतकालीन राजधानी रियो डी जनेरियो के संबंध में पुरातत्व अभिलेखागार में सन 1734 ईस्वी का एक दस्तावेज रखा है। क्रमांक है इसका 512। इसका गंभीर अध्ययन करने के लिए संसार के कोने कोने में इतिहासज्ञ, भूगोलवेत्ता, पुरातत्व विशारद और वैज्ञानिक आते रहते हैं तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं कि इस दस्तावेज में लिखे तथ्यों से किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है। इन दस्तावेजों में एक हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के निकटवर्ती सघन वन में ऐसे ध्वंसावशेष नगर की चर्चा है जहां किसी समय संभवतः ब्राजील की राजधानी रही होगी और कोई सभ्य जाति शासन करती रही होगी। समय ने उस छोटी नगरी को खंडहर बना दिया, किंतु वहां अभी उन ध्वंसावशेषों में बहुमूल्य स्वर्ण खंड बिखरे पड़े हैं। अनुमान है कि खुदाई करने पर वहां सोने और चांदी के बहुमूल्य भंडार मिल सकते हैं। इस स्वर्ण भंडार के संबंध में जो समय समय पर खोजें होती रही हैं, उन्हीं का क्रमबद्ध इतिहास उपर्युक्त दस्तावेजों में सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है। इन अभिलेखों के आधार पर नियत स्थान तक पहुंच सकना किस प्रकार संभव हो सकता है, यह विश्वस्त है या अविश्वस्त, इसी उधेड़बुन में अन्वेषकों की खोजबीन जारी रहती है। दस्तावेजों के अनुसार बोलोविया और ब्राजील की सीमा के निकट हिमाच्छादित पर्वतमाला के समीप एक विस्तृत पठार है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं सदा घने कुहासे से ढकी रहती हैं, इसलिए हवाई उड़ानों से केवल पहाड़ी चोटियां ही दिखती हैं। नीचे क्या है यह देखना उस धुंध के कारण कठिन हो जाता है। विवरण के अनुसार 18वीं सदी के प्रारंभ में एक खोजी दल को इस क्षेत्र में जमीन में दबे हुए बहुमूल्य खजाने का आभास मिला और वह पता लगाने के लिए चला। उस क्षेत्र के सघन वनों में प्रवेश करने के कई महीनों के बाद उसने उस क्षेत्र में कुछ ध्वंसावशेष देखे जो संभवतः वहां बसी किसी छोटी सी सुसंपन्न नगरी के थे, जो भूकंप आदि दैवी विपत्ति के कारण नष्ट हो गई थी। इसी के खंडहरों में जहां तहां सोने के सिक्के, सलाखें, बर्तन, शस्त्र आदि बिखरे पड़े थे। इससे प्रतीत होता था कि यहाँ सोने का कितना बाहुल्य है। यदि मलबे की खुदाई की जा सके तो इसके नीचे करोड़ों की संपत्ति निकल सकती है। खोजी दल आवश्यक जानकारी एकत्रित करके वापस लौटा तो उसने सहायता के लिए अपने साथियों को आने के लिए संदेश भेजा। परागुआस नदी के तट पर बसे आदिवासियों के हाथों उन्होंने एक पत्र भेजा जिसमें उस स्वर्ण नगरी का नक्शा, वहां की संपदा, पहुंचने का मार्ग आदि के बारे में सांकेतिक भाषा में बहुत कुछ लिखा था। यही है वह 512 नंबर का दस्तावेज जिसकी खोजबीन में भारी माथापच्ची की जाती रही है। ये पत्र यथास्थान पहुंच गया, सहायक दल पहुंचा भी, पर उसे अग्रगामी खोजी टीम का कुछ पता नहीं चल सका।
संभवतः वह उस क्षेत्र के बर्बर नरभक्षियों की शिकार हो गई होगी। सहायक निराश होकर वापस लौट आए और उन्होंने उस जानकारी को दूसरों के लिए उपलब्ध करा दिया। तब से लेकर अब तक उस स्थान की खोज के लिए बहुत प्रयत्न हुए, पर एक में भी सफलता नहीं मिली। विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश अन्वेषी कर्नल P.H. फॉसेट अपने 2 साथियों के साथ 20 अप्रैल सन 1925 ईस्वी को उस खोज में निकले। रास्ते में वे अपने संदेश सूचना केंद्र तक पहुंचाते रहते। 29 मई को भेजा हुआ उनका अंतिम समाचार मिला। उस दिन वे हेड हॉर्स कैंप तक पहुंच गए थे। इसके बाद उनके समाचार आने बंद हो गए और फिर कुछ पता न चल सका कि आगे उन पर क्या बीती। इसके कुछ समय बाद कमांडर जॉर्ज ड्यूट की अध्यक्षता में एक खोजी दल रवाना हुआ। वह फॉसेट के अंतिम संदेश वाले स्थान से आगे बढ़कर क्लीसियो नदी को पार करता हुआ एक आदिवासी गांव में पहुंचा, जहां कलापलिस कबीले के लोग रहते थे। इस समाचार के आने के बाद उनका विवरण भी नहीं मिल सका। शायद किसी विपत्ति ने उनका भी अंत कर दिया। इसके बाद 1947 ईस्वी में लंदन के एक प्रोफेसर एरिक हैमंड उस खोज पर निकले। उन्होंने दस्तावेजों का अत्यंत बारीकी से अध्ययन किया और ब्राज़ील के नक्शों के साथ उनकी संगति बैठाई। इसके उपरांत वे हवाई जहाज, जीप, मोटरसाइकिल आदि का सहारा जहां तक मिला वहां तक सवारी से और बाद में पैदल चल पड़े। वे इस वन प्रदेश में ईसाई धर्म के प्रचार में निरत पादरी जोनायन वेल्स से मिले। उन्होंने पिस्कोटो गांव में एक छोटा गिरजाघर बना रखा था और 12 वर्ष से यह प्रयत्न कर रहे थे कि उस क्षेत्र के नरभक्षी आदिवासियों को ईसाई धर्म में दीक्षित कराएं। पादरी ने इस विचित्र खोजी हैमंड की बात ध्यान से सुनी, पर सलाह यही दी कि वह इस झंझट में ना पड़कर वापस लौट जाए, क्योंकि इस क्षेत्र के नरभक्षी आदिवासी असाधारण रूप से बर्बर हैं। एक बार ब्राजील सरकार ने उनसे निपटने के लिए 250 सैनिकों की सशस्त्र टुकड़ी भेजी थी, पर आदिवासियों ने उनमें से एक को भी जीवित नहीं लौटने दिया। आगे यहाँ का वन प्रदेश इतना जटिल है कि उसमें घुसकर लौटना संभव नहीं हो पाता। बहुत समझाने बुझाने पर भी हैमंड ने पीछे कदम हटाना स्वीकार न किया और आगे बढ़ने के लिए चल पड़े। चलते समय पादरी ने उन्हें 13 पालतू कबूतर दिए और कहा कि एक एक करके वे उनके पैरों में पत्र बांधकर उन तक संदेश पहुंचाते रहें, ताकि इस जानकारी को शोध केंद्र तक पहुंचाया जाता रहे। हेमंड ने संभवतः हर कबूतर के साथ आवश्यक संदेश भेजे होंगे, पर छठे, 11वें और 13वें नंबर के 3 कबूतर ही पहुंचे और शेष 10 कहीं रास्ते में ही भटक या मर गए। इन 3 कबूतरों द्वारा आए पत्रों से पता चला कि हेमंड उस खंडहर प्रेत नगरी तक पहुंच गया है और वहां पहुंचने का रास्ता उसने 12वें नंबर के कबूतर के द्वारा भेजा है, पर दुर्भाग्य से वह कबूतर ही गायब हो गया और उस जानकारी पर पर्दा ही पड़ा रहा। अंतिम कबूतर के हाथों भेजे पत्र में हेमंड ने लिखा है कि मैं बीमार पड़ गया हूँ, मेरा मृत्युकाल निकट है, पर संतोष इस बात का है कि फॉसेट द्वारा आरंभ की गई खोज का अंतिम चरण मैंने पूरा कर लिया। अब मैं शांतिपूर्वक मर सकूंगा। इन क्षेत्र के स्वर्ण खंडहरों का अस्तित्व काल्पनिक नहीं है। पादरी ने वे तीनों पत्र उपयुक्त स्थान तक भेज दिए और दस्तावेजों की श्रृंखला में वे भी एक कड़ी बन गए। 13वें कबूतर के संदेश को आधार मानकर पादरी जोनायन ने स्वयं बहुत खोजबीन की कि हेमंड का कुछ पता चल सके, पर उन्हें सफलता न मिली।
इसके बाद ब्राज़ील सरकार से अनुरोध करके हवाई जहाज से उस क्षेत्र के फ़ोटो खिंचवाए, पर उससे भी कुछ पता न चल सका कि वे ध्वंसावशेष आखिर कहाँ अवस्थित हैं। ऐसी ही एक और दूसरी घटना है। सन 1832 ईस्वी में पाइलिन वीवर नामक व्यक्ति की कहीं से सुराग लगा कि एक समीपवर्ती सघन वन प्रदेश की पर्वत श्रृंखला में न केवल सोने के भंडार गड़ा दबा है, वरन रात्रि के समय वहां स्वर्ण कणों की वर्षा भी होती है। तथ्य का पता लगाने के लिए वह उस स्थान पर पहुंचा, खेमा गाड़ा। रात्रि के समय उसने सचमुच स्वर्ण कणों की वर्षा होते देखी। सोना बटोरने के बाद जैसे ही उसने सिर ऊपर उठाया तो देखा कि पहाड़ की चोटी पर खड़ी पंक्तिबद्ध छायाएं खिलखिलाकर हंस रही हैं, मानो उसकी मूर्खता पर व्यंग्य कर रही हों। डरे हुए पाइलिन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका खेमा गायब था। इस घटना ने उसे बुरी तरह डरा दिया और वह सोना छोड़कर किसी प्रकार वापस लौटकर घर आया। ठीक इसी से मिलता जुलता अनुभव मैक्सिको निवासी एक युवक डॉन पेरेल्टा का भी हो चुका है। उसके साथी तो इसी कुचक्र में अपनी जान गंवा बैठे थे, पर वह किसी प्रकार बच निकलने में सफल हो गया था। दोनों ने अपने संपर्क क्षेत्र के जो अनुभव सुनाए, उनसे इस बात की पुष्टि होती रही कि उस क्षेत्र में सोना दबा पड़ा है और उन पहाड़ की चोटियों पर स्वर्ण कणों की फुहारों लावे की तरह ऊपर उछलती है। स्टैनले फर्नड को किसी प्रकार एक डायरी जेम्स नामक व्यक्ति की लिखी हुई हाथ लगी, जिसमें अमेरिका स्थित एक खूनी पहाड़ का वर्णन था, जहां सोना दबा ही नहीं पड़ा है वरन बरसता भी है, लेकिन वहां पहुंचने वाले के लिए अपना प्राण बचा सकना कठिन हो जाता है। डायरी लेखक उसी खोज में अपना प्राण गंवा बैठा था, पर इससे पूर्व उसने उस स्वर्ण के बारे में बहुत सी जानकारियां लिख दी थी, ताकि किसी को वह मिल जाए तो उस संपदा से कोई अधिक सुयोग्य व्यक्ति लाभ उठा सके। स्टैनले की खोज यात्रा का मूल आधार वह डायरी ही थी। ओरिज़ोना के अपेची स्टेशन पर उतरकर अपने साथी बेंजामिन फरेश के साथ 100 मील लंबे निस्तब्ध वनों को पार करने की तैयारी की थी। तीसरे पहर 3 बजे वे उस पर्वत के निकट पहुंच गए। 1 घंटे ठहरने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में घूमते रहे। इतने में ही एक विपत्ति बरसी। फरेश के सिर में कहीं से आकर 2 गोलियां लगी और वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। स्टैनले भाग तो गया, पर वह पागल हो गया। उसी के द्वारा बताया गया सनसनीखेज विवरण मैक्सिको और अमेरिका के समाचार पत्रों ने सविस्तार छापा। यह मामला अमेरिका खुफिया पुलिस के FBI को सौंपा गया। उसी क्षेत्र में इसी प्रकार एक और व्यक्ति रॉबर्ट मेरे को कुछ ही समय पूर्व गोली लगी थी। घटनाक्रम की समानता के कारण पुलिस के लिए यह एक आवश्यक विषय बन गया, पर 13 वर्षों तक लगातार खोज करने के बाद भी कुछ पता न चल सका और मामला दाखिल दफ्तर कर दिया गया। उस क्षेत्र में इसी प्रयोजन के लिए निकले हुए लोगों की हत्याओं के अनेक मामले सामने आए हैं। ये सभी स्वर्ण खोज में गए थे और किसी न किसी प्रकार वहीं मरकर समाप्त हो गए। लवरेन रोयलो इसी प्रकार मारा पाया गया था, मानो किसी ने बिना आघात पहुंचाए उसके शरीर का एक एक बूंद रक्त चूस लिया हो। एक ऑस्ट्रेलिया युवक फ्रेज हेरक का नरकंकाल इसी क्षेत्र में पाया गया। इस प्रकार की हत्याओं का संबंध उस क्षेत्र के आदिवासियों के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, पर इस संदेह की भी ना तो कोई तुक बैठी और ना पुष्टि हो सकी। रहस्य जो का त्यों अभी तक बना हुआ है। वॉल्स नामक युवक ने इस दिशा में अधिक गहरी खोज करने
और अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाने का निश्चय किया। उसने सोचा उस क्षेत्र के आदिवासियों को उस स्वर्ण भंडार का पता हो सकता है और उस क्षेत्र में देर तक टिकने के लिए उनकी सहायता से सुविधा हो सकती है। इसके लिए वह उस क्षेत्र के आदिवासियों के साथ घनिष्ठता बढ़ाने में लग गया और उस प्रयास में सफलता उसे अपेची कबीले की एक आदिवासी युवती के साथ शादी कर लेने के रूप में मिली। बस जाने पर वह सोना समेटने और भेजने का काम तो करता रहा, पर आदिवासियों से उद्गम की अधिक जानकारी प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। पीछे यह क्षेत्र गोडालूप हिल्गो संधि के अंतर्गत मैक्सिको द्वारा अमेरिका को हस्तांतरित कर दिया गया। सन 1850 ईस्वी से लेकर अब तक सैकड़ों व्यक्ति उस क्षेत्र में स्वर्ण संपदा का पता लगाने गए हैं, जिनमें से अधिकांश तो अपने प्राण गंवा बैठे और जो वापस लौटे वे मन के अरमान मन में ही दबाए खाली हाथ आए। प्रथम महायुद्ध के पराक्रमी योद्धा बरेनी ने इस क्षेत्र में अधिक दिन रहकर अधिक गहरी खोजें की। उसका मत था कि इस क्षेत्र में संपत्ति है। इसका रहस्य अपेची कबीले के आदिवासी जानते हैं, पर वे किसी को उस क्षेत्र में आने नहीं देते और तांत्रिक पुरोहितों की आज्ञानुसार आगंतुकों की हत्या कर देते हैं। उस क्षेत्र में सबसे अधिक दिन वॉल्स ही रहा और उसने ही अधिक खोजबीन भी की। अपने विवरणों के संदर्भ में उसने एक ऐसी सुरंग का उल्लेख किया है जिसमें सैकड़ों नरकंकाल भरे पड़े थे। संभवतः इस क्षेत्र में घुसने के पश्चात यहाँ के रखवाले तूफानी देवताओं का अथवा तांत्रिकों का शिकार उन्हें बनना पड़ा होगा। इस खोजबीन में वॉल्स का एक साथी जैकब मारा गया और वह अधूरी जानकारी लेकर ही अपनी जान बचाता हुआ वापस लौट आया। दोनों ही घटनाएं यह बताती हैं कि कहीं स्वर्ण राशि छिपी भी है तो प्रकृति यह नहीं चाहती है कि वह सहज ही किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाए जो मुफ्तखोरी का लाभ उठाकर गुलछर्रे उड़ाए और घर परिवार वालों को व्यसनी और अहंकारी बनाने के लिए कुबेर जैसी संपदा छोड़े। इसलिए लगता है प्रकृति ऐसे प्रयत्नों को असफल बनाने के लिए कुछ न कुछ अड़ंगा खड़ा कर देती है और उन्हें सफल नहीं होने देती।